हेलो क्लास, चलिए हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं, है ना। तो हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ रखा था एंगल बिटवीन टू लाइंस के बीच की बात चल रही थी, वही काम यहाँ पे किया करें। द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी आर, दिस इज द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल हमारे पास ए है, एक बी है, मतलब एक वर्टेक्स ए है, बी सी। कोऑर्डिनेट लेंगे 8 3 2 एंड 7 1 4 एंड लास्ट वन इज 5 3 5। करें फाइंड आउट द एंगल बिटवीन, कौन सा एंगल निकालना है, कौन सा एंगल निकालना है, ए बी सी, यानी ये एंगल निकालना है। तो हमारे पास एक लाइन कौन हो गई, एक लाइन बी हो गई और एक लाइन कौन हो गई, बी सी हो गई, है ना भाई। अगर आपको एंगल ए बी सी निकालना है तो आपको क्या प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, आप बी ए और बी सी के बीच का एंगल यूज कर दीजिए, काम खत्म। इन दोनों के बीच का एंगल निकाल दीजिए, जयराम जी की हो जाएगा काम सवाल। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर, याद करो, कॉस थीटा बराबर याद है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर एंड c2 स्क्वायर। ये तो था फॉर्मूला। a1 a2 क्या होते थे, a1 b1 c1 क्या थे, a1 b1 c1 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन। तो आए सर डी आर एस ऑफ लाइन बी ए कैसे निकलेंगे, बी ए लाइन के डी आर एस निकालना, वाई x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, 8 माइनस 7 कितना आएगा 1, y2 माइनस y1 कितना आएगा 2, z2 माइनस z1 कितना आएगा -2। तो दिस इज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन बी ए। बी ए लाइन के डायरेक्शन रेशियो यानी आपको a1 पता चल गया, आपको b1 पता चल गया, आपको c1 पता चल गया। ऐसे निकाल लीजिए DRS ऑफ लाइन BC क्या आएंगे जरा बताइएगा, y2 माइनस y1 माइनस कर 2, सॉरी y2 गलत बोल दिया, a2 माइनस a1, b2 माइनस b1 और c2 माइनस c1, कितनी वैल्यू आ जाएगी भाई, x1 a1 b1 कुछ भी बोले, मतलब इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, ये नाम पे मत चलिए, कभी a1 बोल दे रहे, कभी क्या चीज है ये क्या है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, है ना। a1 बोल गए बीच, उसको x1 x2 पढ़िए, समझ में आ जाएगा। तो आपके पास ये क्या आ गया, ये दूसरी लाइन के DRS आ गए, इसको क्या बोलेंगे, a2 की वैल्यू -2, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू 1। इस एंगल का फॉर्मूला यूज कर दिए, फॉर्मूला लगा दिए, a1 की वैल्यू ये है, a2 की वैल्यू ये -2, 1 इंटू -2, b1 कितना है 2, b2 कितना है वो भी 2 है, b1 इंटू b2, c1 कितना है -2 और c2 कितना है 1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। चेक कर लीजिए वैल्यूज का कैलकुलेशन, -2 प्लस 4 -1 अपॉन नीचे कितना आएगा 1 प्लस 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 प्लस 1, ऊपर कितनी वैल्यू आ गई 0, 0 अपॉन 9 अंडर रूट 9, ये 0 अपॉन 9, टोटल वैल्यू फाइनली 0 ही मानी जाएगी। तो cos थीटा इक्वल टू कितने के, cos 90 के, cos 90 वैल्यू 0 होती है, तो थीटा कितना आ गया 90, यानी कि दोनों के लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है 90 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब समझ में आएगी बात। हाँ जी, कोई इसमें कहानी नहीं थी, बहुत आसान सा क्वेश्चन तक कर सकते थे आप लोग, मतलब बहुत सीधी सीधी कहानी चल रही थी। अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियोज हैं तो किस तरह से फॉर्मूला लगाना है, हमने आपको डायरेक्शन रेशियोज का फॉर्मूला भी बताया था और डायरेक्शन कोसाइन के अकॉर्डिंग भी बताया था कि दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, याद है कि नहीं याद है ना। हाँ चलिए मिटा दें इसको, मिटा दीजिए, आओ आगे बढ़े। देखो ध्यान से, डायरेक्शन रेशियोज के अकॉर्डिंग फॉर्मूला पता था, उस पर बेस्ड सवाल है। हम
किसके हिसाब से बात करते हैं? हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन के अकॉर्डिंग। डायरेक्शन कोसाइन अगर आपको मालूम हो तो दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है L1 L2 मॉड ऑफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। मॉड इसलिए लगा लिया कि निगेटिव वैल्यू आएगी भाई, दो लाइनों के बीच में जो एंगल बनता है ना तो हमेशा एक्यूट वाला लेते हैं। कौन सा एक्यूट एंगल आंसर करते हैं? एक्यूट एंगल को आंसर करना होता है। तो अगर निगेटिव वैल्यू आएगी तो भाई ये एंगल लिखेगा, तो ये एंगल थोड़ा ना आंसर करेंगे तो ये भाई ये एंगल निकला तो भी तो पता चल जाएगा ना। तो हमेशा एक्यूट वाला आंसर करते हैं, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू ले ली जाती है। तो अगर आपके पास क्या दिए गए हैं डायरेक्शन कोसाइन सवाल में दिए जाएंगे तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे L1 L2 M1 M2 N1 N2। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें बात में नहीं। तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर। फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस whose direction cosines are, डायरेक्शन कोसाइन DCS मतलब डायरेक्शन कोसाइन 0 कामा -1/√2 कामा 1/√2 एंड 2/3 कामा -1/3 कामा -1/3 कामा -2/3 लिख दिया। चलिए सर, दो लाइनों के डायरेक्शन कोसाइंस, ये क्या है L1 0 M1 -1/√2 N1 1/√2 L2 2/3 M2 -1/3 N2 -2/3। L1 L2 M1 M2 N1 N2 मिल गए सब कुछ। हाँ, cos थीटा का फॉर्मूला लगा दिए, cos थीटा बराबर मॉड ऑफ L1 L2 M1 M2 N1 N2। चलिए बताइए सर, मॉड L1 L2 ये कराओगे 0 × 2/3 प्लस M1 -1/√2 × -1/3 प्लस N1 1/√2 × -2/√3। चेक करिए कैलकुलेशन, ये 0 आएगा, ये 1/3√2 हो जाएगा, ये -2/√3 नहीं है, बिना रूट का √3। कैलकुलेशन करेंगे फाइनली कितनी वैल्यू आएगी, घटा के -1/3√2, कुल मिला कितनी वैल्यू आ गई, मॉड लेंगे तो 3√2। ये किसकी वैल्यू आ गई, cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर ये, तो थीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी फाइनली, cos इनवर्स 1/3√2 आंसर। तो अगर आपके पास क्या दिए जाएंगे, आपको डायरेक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पूरा दिख रहा है। हाँ, अगर आपको पूरे डायरेक्शन कोसाइन देते हैं सवाल में तो आपको इस तरह से करना है। मतलब अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियोज मालूम हो जाए तो सवाल कैसे लगा रहे हैं आपको समझाया गया। ठीक, डायरेक्शन कोसाइन दे दिए तो सवाल कैसे लगा रहे थे, ये सीधे क्वेश्चन थे। अब क्या करेंगे, वो आपको डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन कुछ नहीं देंगे, अब वो आपको इक्वेशन पकड़ाएंगे। कैसे इक्वेशन देंगे, या तो वो वेक्टर फॉर्मेट में इक्वेशन दे देंगे, या फिर वो कार्टेशियन फॉर्मेट में इक्वेशन दे देंगे, या फिर एक वेक्टर एक कार्टेशियन फॉर्मेट में आपको इक्वेशन पकड़ा देंगे और कहेंगे एंगल निकालिए, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। चलिए सर, इसको भी क्लियर करते हैं, इसमें भी सवाल देखेंगे तो बातें समझ में आ जाएंगे इनको अच्छे से। चलिए समझना ध्यान से, है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कह रहे फाइंड आउट द एंगल बिटवीन लाइंस, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन लाइंस। पहली लाइन क्या दी गई, 2x बराबर 3y बराबर -z। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। पहली लाइन क्या है हमारी, 2x बराबर 3y बराबर -z, पहली लाइन। एंड दूसरी लाइन क्या दे रहे हैं, 6x - y - 4z, 6x - y - 4z। तो जरा ध्यान से देखो, ये इक्वेशन किस फॉर्मेट में दी गई, पहले आप हमें बताओ। ये इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्मेट में दी गई है। ठीक, चलिए सर, पहले स्टैंडर्ड नहीं है ये, 2x = 3y बराबर -z। जरा इसको स्टैंडर्ड बना रहे हैं। प्रोसेस क्या होता है, यहाँ x होता है, क्या होता है ऊपर, x - x1 अपॉन a1। स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर याद होगा स्ट्रेट लाइन का, कार्टेशियन x - x1 अपॉन a1
वाई माइनस y1 अपान b1 z माइनस z1 अपान c1। ऐसा फॉर्मेट होता है ना, बनाओ। यहां x अकेले होना चाहिए, लिखा क्या है 2, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, 2 न्यूमरेटर में 2 से भाग दे देंगे तो डिनोमिनेटर में भी 2 से भाग देंगे। न्यूमरेटर में 2 से भाग देंगे तो ऊपर तो 1 रहेगा, डिनोमिनेटर में 2 से भाग देंगे तो 1/2 दिखाई देने लगे। कैसे समझे भाई? इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने क्या किया, न्यूमरेटर से x को हटाना था, मतलब 2 को हटाना था, तो न्यूमरेटर में 2 का भाग दीजिए तो ऊपर x बचा, और डिनोमिनेटर में जब 2 का भाग दोगे तो 1/2 नहीं आ जाएगा। ऐसे यहाँ ये यहाँ y अपॉन, इसमें ऊपर 3 से भाग दे दिया तो नीचे भी 3 से भाग दो, 1/3। यहाँ z होना चाहिए तो माइनस का 1 माइनस z लिखा तो माइनस को नीचे लिख दीजिए। बोलो सही है? और अच्छे से लिखिए इस लाइन को, x माइनस 0 अपान 1/2 इक्वल टू y माइनस 0 अपान 1/3 इज इक्वल टू z माइनस 0 अपान -1। ये पहली लाइन आपकी तैयार हो गई। ये फर्स्ट लाइन आपके सामने क्लियर हो गई, इस फॉर्मेट में बिल्कुल एकदम साफ सुथरी लिखी हुई है। अगर आपसे पूछा जाए ये लाइन कहां से होके जा रही है, अब आपको याद होगा अगर कोई लाइन ऐसे लिखी होती थी तो इसका मतलब होता था कुछ, क्या मतलब होता था, यह लाइन, ये लाइन कहां से होके जा रही है, विच पासेज x1 y1 z1 एंड whose direction ratios are a1 b1 c1। याद करो, अगर कोई भी लाइन की इक्वेशन इस रूप में लिखी हुआ करती थी तो आप उसका क्या अभिप्राय निकालते थे? क्या अभिप्राय था कि दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 एंड whose direction ratios are this। इसी को दूसरे शब्दों में भी बोला गया था कि इस पॉइंट से पास हो रही है और इस वेक्टर्स के पैरेलल है। तो वेक्टर्स ना बोलो, रेशियोस में बोलते हैं। तो दोनों बातें हमने उस समय भी समझाई थी, आज भी वही बात बोल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब निकला, ये लाइन कहां से होके जा रही है, 0,0,0 से होके जा रही है, और जिसके डायरेक्शन रेशियोस क्या है, तो क्या लिखेंगे, DRS ऑफ लाइन, इसका क्या नाम है, लाइन 1 क्या आ जाएगा, A1 बराबर 1/2, B1 बराबर 1/3 और C1 बराबर -1। A1 B1 C1 से कंपेयर करा लिया तो ये मिल गया आप पहली लाइन के लिए। अब दूसरी लाइन की बात वार्ता करेंगे, इसको देखो क्या लिखा है, 6x बराबर -y इक्वल टू -4z। तो न्यूमरेटर इसको ऐसे लिस्ट में नहीं लिख सकते, 6x अपान 1 y अपान 1 और 4z अपान 1। ठीक है, इसको अगली लिस्ट में क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर को 6 से डिवाइड करें तो डिनोमिनेटर को भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। माइनस से नीचे माइनस लगा दिया, यहाँ ऊपर क्या है, -4 से डिवाइड करेंगे तो नीचे भी -4 से डिवाइड कर देंगे, -1/4 आ जाएगा। तो बोले भैया जब इसकी बात करोगे इस लाइन की, स्टैंडर्ड लिखो जरा, स्टैंडर्ड लिखो, क्या लिखोगे, x माइनस 0 अपान 1/6 y माइनस 0 अपान -1 z माइनस 0 अपान -1/4। तो इसका क्या मतलब है, ये लाइन कौन सी लाइन है, ये वो लाइन है जो किस पॉइंट से पास हो रही है, 0,0 से पास हो रही है, और जिसके DRS, तो क्या लिखेंगे, DRS ऑफ लाइन 2, दूसरी लाइन के DRS क्या देंगे, इनको हम A2 B2 और C2 कहेंगे, 1/6 -1 और -1/4। अब अगर आपके पास DRS आ गए हैं तो भैया एंगल निकालने का सीधा फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, cos थीटा बराबर A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। इसमें वैल्यूज तो रखनी रहेगी मात्र, A1 B1 कितना आ गया, 1/12, B2 B1 B2 -1/3, सीधे गुणा करके लिख रहे हैं, C1 C2 +1/4 बना देगा अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर 1/4 प्लस 1/9 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1/36 प्लस 1 प्लस 1/16। देख लो, चेक कर लो, हमने सीधे सीधे A1 A2 A1 और A2 का गुणा करके लिख दिया है। ठीक, जरा ऊपर एलसीएम देखो क्या आ रहा है, कहाँ कैलकुलेशन किया जाए, जगह की थोड़ी कमी पड़ रही है, इधर साइड में चलते हैं धीरे धीरे, है ना, दिखता जाएगा। कितना एलसीएम आ रहा है, 12 एलसीएम आएगा ऊपर न्यूमरेटर में, 12 मार दिए
यहाँ 1 रहेगा, 3 चौको 12, 4 आ जाएगा प्लस 3। देख लो ऊपर तो 0 होता दिखाई दे रहा है, हमें लगता मामला। देखो 12 से भाग 1 आया, ऊपर 4, 3 चौको 12, 4 ऊपर आ गया, 4 3 3, और नीचे देखो नीचे कैलकुलेशन तो बेकार ही, ऊपर 0 होगा तो समथिंग अपॉन 0 वैल्यू 0 दे देगा, जैसे ही आराम हो जाना है मामला। अब इसका कैलकुलेशन करना चाहे तो कर दें या ऐसे लिखा रहने दें। क्या आ जाएगा 1/4 1/9 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1/36 प्लस 1 प्लस 1/16। तो ऊपर 0 आ रहा है, देखो 4 - 4 तो 0 अपॉन समथिंग, 0 अपॉन पूरा ऐसे लिखा रहेगा। मान लो ऐसे लिखें, कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि नीड है नहीं ना, इसलिए नहीं कर रहे हैं, और करेंगे तो टाइम वेस्ट करना है और कोई फालतू बात नहीं है। तो कितनी वैल्यू आ गई 0 आ गई, तो cos थीटा बराबर कितना आ गया 0। अगर cos थीटा बराबर 0 है तो cos थीटा बराबर cos 90 नहीं हो गया, तो इन दोनों लाइनों के बीच बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। प्रोसीजर को समझने का प्रयत्न करिए कि अगर आपके सामने कार्टेशियन में इक्वेशन दी गई है तो पहले आप उन दोनों जो भी इक्वेशन जैसे भी दी हो उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाएंगे, उससे पहली लाइन के डीआरएस निकाल आएंगे, दूसरी लाइन के डीआरएस निकाल आएंगे, उन दोनों लाइनों के डीआरएस को अपने इस फॉर्मूले में सदुपयोग करना, धीरे से कैलकुलेशन करना और आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। कब? जब दोनों इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्मेट में दी गई हैं। चलो सर आ गई बात समझ। आइए सर आगे बढ़ते हैं, है ना। अब कहोगे सर मान लो वेक्टर फॉर्मेट में दे दें, तो आपके पास दो तरीके हैं। अगर आप डायरेक्ट समझ सकते हो तो आप डायरेक्ट मार दीजिए फॉर्मूला, नहीं तो डायरेक्ट जो कार्टेशियन तो उसमें दी है वेक्टर फॉर्मेट में उसको पहले कार्टेशियन में चेंज कर लो और फिर ऐसे जैसे लगाना था ऐसे लगा दो। बस एक मेथड पकड़ लो, काम हो जाएगा। हम कार्टेशियन ही पकड़ के चले, अगर वेक्टर में उन्होंने दिया है तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, कार्टेशियन में चेंज कर लेंगे, सीख चुके हैं पीछे। और जब कार्टेशियन आ जाएगी तो हम उनके बीच का एंगल निकाल ले जाएंगे इसी तरह से जैसे अभी निकाला। अगर एक वेक्टर एक कार्टेशियन दी हो तो जो वेक्टर वाली हो उसको कार्टेशियन में चेंज कर लेना, और दूसरी तो दूसरी कार्टेशियन में है ही है, फिर उनके बीच का एंगल निकाल देना। यही काम करना है और कुछ थोड़ा ना है, कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं है। इनको देख करके हम लोग डरे और समझे और सहमे। आओ आओ जरा समझा जाए, मजे लिए जाए। फाइंड आउट द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन आर वेक्टर बराबर 2i - 5j प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i प्लस 2j प्लस 6k एंड दूसरी लाइन की आर वेक्टर बराबर 7i - 6j - 6k प्लस म्यू i प्लस 2j प्लस 2k। अब देखो दोनों लाइनें किस रूप में आपको दी गई हैं, दोनों लाइनें आपको वेक्टर फॉर्मेट में दे दी हैं। किसमें दे दी इनको? वेक्टर फॉर्मेट में दे दी है। देखो पहले हम आपको बिल्कुल कार्टेशियन लेके चल के बता रहे हैं, फिर इसको हम दूसरे तरीके से भी, इसमें आप अगर आपके पास टैलेंट है तो आप डायरेक्ट भी लगाने का तरीका रखिएगा। आइए सर इसको देखना ध्यान से। आर वेक्टर का हमने मतलब बताया था, आर वेक्टर इसको क्या दिया गया 2i प्लस 5j माइनस 5j प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i प्लस 2j प्लस 6k। आर का मतलब होता है xi प्लस yj प्लस zk बराबर आई वाले इकट्ठे करोगे, हाँ सर इकट्ठे करेंगे 2 प्लस 3 लैम्डा आई, जे वाले इकट्ठे करोगे माइनस 5 प्लस 2 लैम्डा जे, के वाले इकट्ठे करोगे 1 प्लस 6 लैम्डा के। कैसे आया समझो, 2i इसका गुना इसके साथ कराओ तो 3 लैम्डा आई आएगा, आई कॉमन करें तो आई कॉमन हो गया, यहाँ से 2 मिला, यहाँ से 3 लैम्डा मिला। ऐसे यहाँ से 5 मिलेगा, जे के साथ बाहर लिखा जे, और यहाँ से जे के साथ क्या मिलेगा 2 लैम्डा मिलेगा, यहाँ से कितना मिलेगा 6 लैम्डा मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ऐसे डायरेक्ट लिख लिया जाता है। अब देखो क्या आएगा इससे, हेंस x बराबर 2 प्लस 3 लैम्डा, तो दिस इंप्लाइज x माइनस 2 अपॉन 3 बराबर लैम्डा। ओके, ऐसे दूसरा क्या आएगा y बराबर माइनस 5 प्लस 2 लैम्डा, तो दिस इंप्लाइज y प्लस 5 अपॉन 2 बराबर लैम्डा। z बराबर कितने के, z बराबर कितने के 1 प्लस 6 लैम्डा, तो दिस इंप्लाइज z माइनस 1 अपॉन 6 बराबर लैम्डा। हेंस इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन क्या आ जाएगी भैया, फर्स्ट लाइन की इक्वेशन क्या आएगी x माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 6।
कार्टेशियन में इक्वेशन आ गई भैया। हेंस DRS ऑफ लाइन फर्स्ट क्या आएंगे भैया जी, 3, 2, 6, यानी आपके पास A1 की वैल्यू 3 आ गई, B1 की वैल्यू 2 आ गई, C1 की वैल्यू 6 आ गई। पूरे प्रोसेस को हम समझा रहे हैं, आप ऐसे करेंगे। अभी हम दूसरा मेथड भी बताएंगे जिसमें आप वेक्टर के अकॉर्डिंग भी आप अगर समझ सकते हो कि कौन क्या है तो आप तुरंत वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आइए सब दूसरी लाइन पकड़ते हैं। दूसरी लाइन क्या दी गई, R वेक्टर इज इक्वल टू 7i प्लस 0j माइनस 6k प्लस म्यू नाम दे दिया, कोई बात नहीं म्यू चला लेंगे, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो चलाते ही काम। R का मतलब xi प्लस yj प्लस zk, xi yj zk इज इक्वल टू i इकट्ठा कर रहे हैं 7 प्लस म्यू इंटू i, 0 प्लस 2 म्यू इंटू j, है ना, हाँ, प्लस माइनस 6 प्लस 2 म्यू इंटू के कैप। थोड़ा के कैप शायद नहीं दिख रहा होगा, लास्ट में के कैप लिखा है, देख लीजिएगा उधर के कैप बॉर्डर में लिख दिया है ना, दिख गया होगा। अब वापस हम अपनी स्थिति में आ जाते हैं, है ना, हाँ। अब कंपेयर कराओगे तो क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितने के 7 प्लस म्यू के, तो इसको क्या मतलब निकला x माइनस 7 बराबर म्यू के, तो दिस इंप्लाइज x माइनस 7 अपॉन 1 इज इक्वल टू म्यू, ऐसे लिखी क्योंकि बहुत नीचे दिखना चाहिए ना, हाँ। इसमें आइए y बराबर कितना आएगा, y इक्वल टू 0 प्लस 2 म्यू, इसको क्या लिख सकते हैं y माइनस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू म्यू के, z इक्वल टू कितना लिखेंगे माइनस का 6 प्लस 2 म्यू के, तो दिस इंप्लाइज z प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू म्यू के। हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन सेकंड क्या जाएगी, x माइनस 7 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू z प्लस 6 अपॉन 2। अब लाइन स्टैंडर्ड कार्टेशियन में आ गई तो आप तुरंत इसके क्या बता सकते हैं, हेंस DRS ऑफ लाइन सेकंड क्या आएगा, 2 1 2 2, यही तो है, यानी ये कौन हो गया, A2 इज इक्वल टू 1, B2 इज इक्वल टू 2 और C2 इज इक्वल टू भी 2। बोलो हाँ, A1 B1 C1 A2 B2 C2 सब तैयार हो गए। अब एंगल का फार्मूला ही तो लगाना है भैया, क्या लिखेंगे यहाँ पे, समझ में आ गया। यहाँ तक जगह की कमी होने की वजह से यहाँ थोड़ा सा छोटी जगह में काम कर रहे हैं। कॉस थीटा इक्वल टू A1 A2 3 प्लस B1 B2 4 प्लस C1 C2 कितना 12 बटे अंडर रूट A1 स्क्वायर 9 B1 स्क्वायर 4 C1 स्क्वायर 36 अंडर रूट A1 स्क्वायर 1 B1 स्क्वायर 4 C1 स्क्वायर 1, ऊपर जोड़ो 12 4 16 16 3 19 19 बटे 36 40 49 यानी 7 आएगा, 9 यानी 3 आएगा, कितनी वैल्यू आ गई 19 बटे 21, ये किसकी वैल्यू आई कॉस थीटा की, तो दिस इंप्लाइज थीटा बराबर कितना है कॉस इनवर्स 19 बटे 21, ये आंसर है। ये हमने पूरे एकदम बिल्कुल, अगर आपको वेक्टर फॉर्मेट में इक्वेशन दी थी तो आपने उसको कार्टेशियन में चेंज किया और मेथड सिर्फ एक ही पढ़ के चल रहे हैं, कार्टेशियन वाला, कार्टेशियन में बदला और कार्टेशियन के अकॉर्डिंग उसको पूरे को धीरे से निपटा दिया। कोई दिक्कत इसकी बात है ना, ये तो पूरा विधिवत मेथड, हम सिर्फ कार्टेशियन के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं, कार्टेशियन के अकॉर्डिंग हमको आता, हम इसके अलावा कुछ नहीं जानते, तब तो आप ये करिए। अगर आपके अंदर तो आपको एक हमने सवाल पढ़ाया था, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, यही तो फॉर्मूला था। तो अगर ये वेक्टर फॉर्मेट में इक्वेशन ऐसे लिखी है तो आप एक चिल्ला कह सकते हो ये इक्वेशन, ये वही इक्वेशन है जो 2i माइनस 5j प्लस k से होके जा रही है और इस वेक्टर के पैरेलल है कि नहीं, इस वेक्टर के क्या है पैरेलल है। अगर वेक्टर के पैरेलल है तो इस लाइन के DRS वही होंगे जो इस वेक्टर के DRS होंगे, इस लाइन के DRS वही होंगे जो इस वेक्टर के DRS होंगे। यहां कॉन्सेप्ट लगेगा, तो इसका DRS 3 2 6, तो इस लाइन का DRS देखो 3 2 6, यही तो आपने निकाली मेहनत करके। तो अगर आपके अंदर टैलेंट था तो आप यहां से सीधे देख सकते थे, लाइन
इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द फॉर्म ऑफ r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, है ना, सो दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू द दिस वेक्टर, लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, सो दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। अब लिख के दिखा रहे हैं, ये नोट हो गया होगा ना। हम दूसरा मेथड भी आपको दिखा रहे हैं कैसे लिखेंगे, मिटा दें, मिटा दिया जाए। साफाई क्या लिखेंगे, r वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 5j प्लस k इज इक्वल टू प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j प्लस 6k। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन द फॉर्म ऑफ r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b वेक्टर, hence the DRS of this line is same as the DRS of 3i plus 2j plus 6k। अब ये क्यों हमने ऐसा बोला, क्योंकि ये उस लाइन की इक्वेशन है जो एक पॉइंट से होके जाती है और एक गिवन वेक्टर के पैरेलल होती है। हमारे पास कोई एक लाइन है जो किसी एक पॉइंट से होके जा रही है और किसी गिवन वेक्टर के पैरेलल है, यानी इसका डायरेक्शन रेशियो इसका डायरेक्शन रेशियो सेम ही तो होगा, वही लिख दिए। तो 70 से DRS निकल के बाहर होगा। अरे वाह, ये तो जल्दी हो गया। हाँ बिल्कुल जल्दी हो जाता है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे आप जब यहाँ लिखते इसकी जगह पे, इतने की जगह पे, इसको भी हटा लेते हैं यहाँ से, लेते हैं यहाँ, इतने की जगह पे जब लिखते तो DRS क्या निकल आते इसके, 1 2 1 2 1 2 2 बने, ये बन गया। उसका एंगल निकालने का वही तरीका। तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शनल तरीका है, ये छोटा जरूर होता है लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट का यूज करना है। कॉन्सेप्ट यूज करेंगे मस्त काम बनेगा, नहीं यूज करेंगे जबरदस्त काम बनेगा। ठीक है ना, ओके। चलिए मैं दोनों बता दें। अब इसी सवाल में जैसे मान लीजिए अभी एक आपको वेक्टर दे दें और एक कार्टेशियन दे दें, तो बहुत सीधा तरीका है भैया। जब आपके पास एक वेक्टर लाइन हो और एक कार्टेशियन लाइन हो तो भैया वेक्टर वाले को कार्टेशियन में चेंज कर लेना, वेक्टर वाले को कार्टेशियन में चेंज कर लेना। a1 a2 a3 मिल जाएंगे, a1 a2 a1 b1 c1 मिल जाएंगे, और दूसरी जो कार्टेशियन में उससे a2 b2 c2 मिल जाएंगे, और बस फॉर्मूला लगा देना, सवाल हो जाएगा, है ना कि नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ, नहीं बोल पाओगे तुम लोग, हाँ तुम्हें बोलने, हाँ बोलने में दम चाहिए ना, दम है ही नहीं तुम लोगों के अंदर, दम है ही नहीं तो कहाँ से बोलोगे? बोलो भाई बोलो, कैसे बोलोगे? बोलिए। आइए से आगे बढ़ते हैं। अब जैसे सवाल दे दिए, अब सीधे सीधे सवाल, इक्वेशन बनी बनाई कैसे दे दी, फाइंड आउट एंगल बिटवीन x माइनस 2/3, 3 नहीं ये 2 है, एंड y माइनस 1/5 इज इक्वल टू z प्लस 3/-3 एंड x प्लस 2/-1 इज इक्वल टू y माइनस 4/8 इज इक्वल टू z माइनस 5/4। करेक्ट के बीच का एंगल निकाल दो भैया। फिर फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दीस टू लाइंस। इन दोनों लाइनों को अब देखो, ये दोनों लाइन पहले चेक करो है किस रूप में, ये भी भैया कार्टेशियन में है, ये भी कार्टेशियन में है। ऐसा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1, फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज जो नीचे होते हैं डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, कितना आएगा 2, 5, -3। बस उसके पहले एक चीज चेक कर लीजिए, x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, z पॉजिटिव है, ठीक है, कोई कोफिशिएंट तो नहीं उनके साथ ऊपर, कोफिशिएंट मतलब गुणे में कोई नहीं लिखा है, x के साथ भी गुणे में कुछ नहीं, y के साथ भी गुणे में कुछ नहीं, z के मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में था, हमने लिख लिया। यानी आपको क्या मिल गया सर, a1 मिल गया 2 है, b1 मिल गया -5 है, और c1 मिल गया -3 है। ऐसे इसको देखिए, x के साथ कुछ नहीं, y के साथ कुछ नहीं, बिल्कुल सही है। तो इससे क्या निकाला जाएगा, a2 मिल जाएगा, b2 मिल जाएगा, c2 मिल जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, -1, 8 और 4। अब एंगल निकालना, सीधा फॉर्मूले का सदुपयोग करना, cos थीटा बराबर a1 a2 b1 b2 c1 c2/√a1² b1² c1² √a2² b2² और c2² नहीं लिख सकते हैं, धड़ाधड़ लिख सकते हो, धड़ाधड़ कर सकते हैं। क्या आंसर आ जाएगा, 2 × -1 यानी -2, 8 5 40 और 3 चौको 12 बटे √4 25 9
यहाँ पे कितना आएगा 1 64 16। जोड़िए जरा 4 और 11 9 4 13। देखो चेक करो कितनी वैल्यू ऊपर आ रही है 52। 52 में से 2 कम हो गया तो 50 बचा सीधे सीधे। कितना बचेगा ऊपर चेक करो कितना बचेगा 50 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा देख लो भाई सही है। हाँ सही ही होगा क्या बताएगा सर जी है ना जो लिख रहे हो आप ही लिख रहे हो हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कुछ। 4 25 9 ठीक है। हाँ और बताओ 4 और 25 कितना हुआ 25 और 4 और 9 25 और 13 सीधे जोड़ लो 38 √38 इंटू इसका 16 80 81 यानी 9। कुल मिला कितनी वैल्यू आएगी 50 बटे 38 से कुछ बाहर निकलेगा 19 गुणे 2 लिख सकते हैं। कोई फायदा वायदा होना नहीं ऐसे लिखो भैया 9 √38। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा cos इनवर्स जो समथिंग वैल्यू आ जाए आप आंसर कर दें। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा चेक करो जल्दी फटाफट चेक करो। कोई दिक्कत हो तो बताइए। बोलो भाई कुछ गलत हो रहा है बेटा क्योंकि आंसर तो कुछ और आ रहा है। गलती कहाँ हो रही है। ये तो सही लिखा है 2 5 -3 2 5 -3 A1 2 हो गया B1। देखो ये मिस्टेक है साहब ये मिस्टेक तो यहाँ मिस्टेक हुई होगी। ये इंटू ये करा तो माइनस का 12 आया होगा फिर माइनस का 12 तो माइनस का 14 घटा तो ये माइनस का 26 प्लस का 26 बचा होगा। बस यही आ रहा है। हे भगवान गलती देखो पकड़ में आती नहीं है। चलो कोई बात नहीं निकल जाता हो जाता है स्किप कर जाता है दिमाग है आपका भी हमारा भी हो जाता है कभी कभी। आइए सर अब एक सवाल हमको इस तरह का देखना था जिसमें एक लाइन हो और एक कार्टेशियन हो एक वेक्टर हो। इसको भी देख लें उसको भी बता दें ताकि आपके पास ये न रहे कि सर ये वाला सवाल कराया नहीं था आपने है ना क्योंकि आप सिर्फ उतना ही पढ़ना पसंद करते हो जितना हम लिखते हैं। आप अपनी तरफ से एक लाइन नहीं चलना चाह रहे हो बहुत ही लापरवाही चल रही है। ठीक है कर लो भाई आपके दिन है ना। हाँ कोरोना के मजे ले लो सबसे ज़्यादा मजे तो तुम ही लोग उठा रहे हो। क्या लिखा फाइंड आउट द एंगल बिटवीन फाइंड द एंगल बिटवीन कौन कौन एक आर वेक्टर बराबर क्या लिख दिया 8i + 5j + -2k और प्लस लैम्डा i - j - 2k एंड दूसरी लाइन लिखी x - 1/3 y + 7/-5 और z - 3/-4। देखो ये कैसी है ये आपकी वेक्टर है ये कार्टेशियन है। कार्टेशियन वाले इसको कोई देर नहीं लगनी 2 सेकंड का खेल है उसमें। A2 B2 C2 आपको सीधे दिख रहे हैं A2 B2 C2 आपको सीधे दिख रहे हैं सिर्फ दिखने कौन है ये गड़बड़ है तो इसको सही कर लो तुरंत। इसको यहीं से लिख देते सीधे सीधे xi yj zk 8 + लैम्डा × i 5 - लैम्डा × j -2 -2 लैम्डा × k। देख लो दोनों लाइनें लिख के ये लिख गया। इधर तो इधर का काम तो बहुत ही आसान है इसको जब चाहेंगे थोड़ी देर में निपटा देगा। ये सर इधर क्या आएगा x = कितना आएगा 8 + लैम्डा तो दिस इम्प्लाइड x - 8 अपॉन में लाएंगे तो 1 आएगा लैम्डा। y बराबर कितने के -5 - लैम्डा तो y - 5 बटे -1 = लैम्डा। z बराबर कितना आएगा -2 -2 लैम्डा बराबर z + 2 अपॉन -2 बराबर लैम्डा। तो इक्वेशन क्या आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनी x - 8/1 y - 5/-1 और z + 2/-2 है ना। तो क्या लिखेंगे हेंस a1 b1 c1 बराबर a1 की वैल्यू 1 b1 की वैल्यू -1 c1 की वैल्यू 2। चेक करो और यहाँ पे आइए यहाँ से निकलेगा a2 b2 c2 3 -5 -4 a1 b1 c1 a2 b2 c2 सब आपके सामने आ चुके हैं। आ चुके कि नहीं आ चुके बिल्कुल आ चुके हैं कोई दिक्कत नहीं। cos थीटा का फॉर्मूला लगा दो क्या फॉर्मूला होता है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर + b2 स्क्वायर + c2 स्क्वायर। बोलो हाँ बोलिए हाँ अरे बहादुरो बोलो हाँ। a1 की वैल्यू 1 b1 की a2 की वैल्यू 3 तो 1 × 3 यानी 3 आ गया। ये -1 -5 यानी +5 आ गया। ये 2 वो -8 -4 मतलब सीधे सीधे वैल्यू ऊपर 0 नीचे बस लिखना है आपको क्या 1 1 4 1 1 4 और यहाँ पे कितना आएगा
9, 25, 16, ऊपर 0 नीचे कितना √6 √49, टोटल वैल्यू 0 आ जाएगी। cos थीटा बराबर 0, तो थीटा इक्वल टू 90। आप आंसर करा देंगे कि नहीं करा देंगे? क्या है, कुछ तो नहीं है भैया, कुछ भी तो नहीं है। देख लो भाई, सब कुछ सही ढंग से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कहीं गड़बड़ सड़बड़ ना कर देना बाद में कि जो हमको सब समझ में नहीं और आए, है ना। इनको यार आंसर तो कुछ अलग आ रहा है। हाँ सर जी, आंसर तो कुछ अलग दिख रहा है। तो कहाँ हम लोगों ने मिस्टेक कर ली? 3 -5 -4, ठीक है। 1 -1, ओहो ये मिस्टेक है, देखो यहाँ पे -2 है, यहाँ -2 है। ये देखो कितना बड़ा गेम हो जाए, सब सत्यानाशी हो जाती है 2 मिनट के अंदर। अब क्या हुआ, A1 ये आया 3, A2 आया माइनस का 5, और जब इसका गुना इसके साथ करें तो प्लस का 8 आएगा, -5। अब ये जोड़ो कितना हुआ, 8, 3 11, 11 5 16 आ रहा है। कितना बन रहा है? 16 बन रहा है। चलो बनाओ 16, है ना। इसको जोड़ो जरा, 25 से देखो 49 लिखा है, 50 हो रहा है, देखो कितनी बड़ी बात है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसको लिख सकते हैं क्या, कुछ बाहर निकलेगा? इसको ऊपर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं जगह, समझ लीजिए। cos थीटा बराबर 16 बटे, दोनों का अंडर रूट एक साथ कर लिए तो 6 × 50 हो गया। 6 × 50 का मतलब 300 हो जाएगा, पक्का है 300 हो जाएगा। और 300 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिखो, ऐसे लिखो 16, इसको लिख सकते हैं 2 × 3, और इसको लिख सकते हैं 2 × 25। 2 और 2 से 2 बाहर आ जाएगा, 16 बटे 2 बाहर आ गया। 25 से 5 बाहर आ जाएगा, और √3 ऐसे बना रहेगा। काट दोगे तो ये 8 बटे 5 √3, यही आंसर आ रहा है। थीटा इक्वल टू cos इनवर्स, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स। देखो मिस्टेक हो जाती है, उसको देख लिया करो बेटा। आंसर मिलाते तो पता चल जाता है माइनस प्लस की गलती हो गई, जल्दी में हो जाती गलतियाँ। अच्छा, तो ये टॉपिक छोटा सा आपके सामने था, मैंने आपको सामने कंप्लीट किया। कहीं कोई समस्यात्मक विषय हो तो बता दीजिए आप हमें, कि नहीं, है ना। हाँ, अब आइए सर, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिटी। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेललिटी मतलब कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं या दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, इनकी कंडीशंस की बात कर रहे हैं। कंडीशन ऑफ पैरेललिटी एंड परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिटी ऑफ 2 लाइन्स, समझो ध्यान से। 2 लाइनें पैरेलल कब होंगी और 2 लाइनें परपेंडिकुलर कब होंगी? चलो सुनो, ध्यान से और समझदारी से काम करिएगा जरा। 2 लाइनें कैसी होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल है तो उसके लिए क्या कंडीशन? तो हम लोग कहते हैं सर ये A1/A2 बराबर अगर B1/B2 बराबर C1/C2 है तो लाइनें कैसी होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। एक केस आपको याद रखना, इफ A1/A2 and B1/B2 and C1/C2 are equal, then lines are parallel। पढ़ा था ये आपने 10th में, ऐसा सुना था कहीं था, 2 लाइनें पैरेलल होती हैं, याद करिए, मर्जी आपकी। परपेंडिकुलरिटी में क्या होता है? इफ A1/A2 plus B1/B2 plus C1/C2 is equal to 0, lines are परपेंडिकुलर। दोनों बातों को आपको समझना है। अगर आपको परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं तो आप ये अगर कहीं प्रूफ करके दिखा दो कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 वैल्यू 0 तो आप चिल्ला कह देना भैया लाइन परपेंडिकुलर है। और अगर आप ये दिखा दो कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 की वैल्यू बराबर है तो आप कह देना कि लाइनें पैरेलल है। बस इतनी सी बात याद रखना और कुछ दिमाग खर्चा नहीं करना है, कुछ भी नहीं खर्चा करना है, बिल्कुल फोकट का काम है।
देखो भैया कैसे काम करेंगे फिर। ये तो कब ये पैटर्न कब यूज करोगे, ये दोनों पैटर्न यूज करने हैं जब आपके पास किसकी बात हो, जब आपके पास DRS हो। क्या हो, अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियोज है तो आप ये मेथड यूज करोगे। अगर रेशियोज है तो ये दो कंडीशंस होंगी जिनसे आप ये कहेंगे कि ये लाइनें कैसी हैं, परपेंडिकुलर है, ये लाइनें कैसी हैं, पैरेलल है। कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए भैया, है ना, नहीं है ना, बोलो भाई जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, दिल खोलो, मुंह खोलो, चला जाए कि बढ़ा जाए, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आओ आओ जरा ध्यान से देखें, समझें समझें समझें। जैसे कह रहे फाइंड आउट द डायरेक्शन, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। ये तो डायरेक्शन रेशियोज पूछ रहे, क्या मतलब इसका, कोई मतलब नहीं, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पूछ रहे हैं। तो पहले चलो सब करवा देते हैं ताकि आप बताना सीख जाओ डायरेक्शन रेशियोज। अगर किसी लाइन के पर्टिकुलर एक नंबर का पूछे तो बता सको। जैसे हमने आपको लाइन दी थी 6x - 12 बराबर 3y + 9 बराबर 2z माइनस, हमें अगर हम पूछ रहे हैं इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन। कुछ नहीं सर, बड़ा स्टैंडर्ड बदलिए जरा, x के साथ कितना लिखा है 6, तो पहले इसको ऐसे लिखा जाएगा अपान 1 ऐसे लिखा जाए कि नहीं, हाँ से लिखा जाएगा। तो इसके न्यूमरेटर में x के साथ क्या कोफिशिएंट है 6, तो 6 को जबरदस्ती न्यूमरेटर को 6 से डिवाइड करो, न्यूमरेटर को जब 6 से डिवाइड करो तो ऊपर आएगा x - 2 और नीचे कितना आ जाएगा 1/6 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे न्यूमरेटर को 3 से डिवाइड करो, y + 3/1/3 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करो तो z - 1/1/2 आ जाएगा। बोलो भैया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, x - 2/1/6 इज इक्वल टू y - -3/1/3 और z - 1/1/2। देखो भैया ये क्या है, यही तो आपके डायरेक्शन रेशियोज है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन क्या लिखेंगे 1/6, 1/3, 1/2। डायरेक्शन रेशियोज ये आ रहे हैं, है ना। कभी कभी लेकिन ऐसे ना लिख करके थोड़ी कलाकारी कर दे। हमने आपको कहा था रेशियो कभी फ्रैक्शनल नहीं होता, तो ये ना आंसर लिख करके वो क्या करेंगे 6 एलसीएम मारा, क्या लिखा 1:2:3 ऐसे भी लिख जाते हैं, 1, 2, तो चला देंगे काम, आप चला देंगे, आप समझदार है, चला लेंगे काम ऐसे, क्योंकि इन्होंने फ्रैक्शन को नहीं यूज किया। ठीक है, कोई बड़ी कहानी नहीं, कोई समस्यात्मक विषय भी नहीं है। मतलब आपको लाइन दे करके कोई लाइन देंगे उसका डायरेक्शन रेशियो तो ये तो निकालना हम सिखा ही रहे हैं आपको बार बार ना, हाँ आता भी है आपको। चलिए अब आइए सर, अगर आप आपको 2 लाइनें वो देंगे तो आप उन दोनों लाइनों के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे ना, उन दोनों के डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। और 2 कंडीशन है, अगर a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 वैल्यू बराबर दिखाई दे जाए तो कह देना भैया लाइन पैरेलल। और अगर a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यू 0 आ जाए तो कह देना लाइन परपेंडिकुलर है। बस इतनी सी कहानी है, उसमें भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हो कि अरे भाई नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, क्या बात करते हो यार। आप जैसे सवाल दे दिया भैया, पहला सवाल करेक्ट, प्रूव दैट x - 1/1 और y - 2/-1 और z - 3/1 एंड r वेक्टर इज इक्वल टू 2i - k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ माइनस का i प्लस का j माइनस का k। ठीक है, r पैरेलल टू ईच अदर। कैन आई प्रूव दैट r पैरेलल टू ईच अदर। ये पैरेलल का सिंबल है, ईच अदर। ये देखो भैया, हम सीधे सीधे बताएं इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन x - 1/1 and y - 2/1 -1 is equal to z - 3/1 r क्या आ जाएगा 1 - 1 1। यानी आपके पास आ गया a1 1 आ गया, b1 -1 आ गया और c1 भी 1 आ गया। अब ये लाइन दी है, इसके जरा डायरेक्शन रेशियोज बताओ। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि ये लाइन इस पॉइंट से होके जा रहे हो, इस वेक्टर के पैरेलल है, तो जो इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होंगे वही इस लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो a2 b2 c2 के बारे में जरा जानकारी डायरेक्ट दीजिए हमको। -1 +1 फिर -1, ये आपके पास आ गया।
अब देखो भैया क्या प्रूव करना, पैरेलल। तो आइए सर a1 अपान a2 की वैल्यू निकालो। a1 अपान a2 इज इक्वल टू 1 अपान -1 इक्वल टू -1। b1 अपान b2 निकालो जरा, b1 की वैल्यू -1 अपान 1 इक्वल टू ab -1। c1 अपान c2 निकालो, दिख रहा है? अभी तो दिख रहा है, इधर लिख देते हैं। c1 अपान c2 की वैल्यू निकालो। c1 कितनी, 1 बटे -1 ab -1। देखो तीनों की वैल्यू बराबर आ गई। क्या लिखेंगे, हेंस a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 बराबर है c1 अपान c2। तो क्या लिख देंगे, हेंस लाइन्स आर पैरेलल। बस काम खत्म। लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। कुछ क्लियर हुआ? अभी हमने परपेंडिकुलर और पैरेललिटी स्टार्ट की है, लेकिन हमारा समय समाप्त हो रहा है। इसकी वजह से हम इसी को यहीं पे ब्रेक देना चाहेंगे और हम लोग अगले वीडियो में इसके कंडीशंस के बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है ना? तब तक आप लोग अपना जारी रखिए पढ़ाई, सब क्वेश्चंस को करिए, लगाइए, समझिए, है ना? क्योंकि पैरेललिटी परपेंडिकुलरिटी के बाद फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के बाद आपका इस जो फर्स्ट फेज यानी स्ट्रेट लाइन का टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग प्लेन पे चले जाएंगे ना, मतलब 3D का आधा पोर्शन समाप्त हो जाएगा, 3D का फिर आधा ही बचेगा, ठीक है ना? तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और मन से देखिए, लगे रहिए, बने रहिए।